आज का डीप डाइव है भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण की कहानी पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। जी। ये स्रोत 1740 से लेकर 1947 तक की, मतलब करीब 200 साल की प्रमुख रणनीतियों का खुलासा करते हैं। कैसे वो व्यापार से शुरू करके फिर युद्ध, कूटनीति और नई नई प्रशासनिक नीतियों से आगे बढ़े। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, कई चरण थे, अलग अलग नीतियां थीं और जिनका भारतीय राज्यों पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो आज इस डीप डाइव का मिशन यही है, इन मुख्य नीतियों को समझना, जैसे घेरे की नीति, सहायक संधि और वो व्यपगत का सिद्धांत। बिल्कुल, और उनके परिणामों का विश्लेषण करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू कहाँ से हुई? मेरा मतलब है शुरुआत में तो कंपनी सिर्फ व्यापारी थी, है ना? हाँ, देखिए 1740 से पहले वो ज्यादातर अपने व्यापारिक किलों तक ही सीमित थे। उनका फोकस व्यापार था। लेकिन फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। हाँ। और फिर 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार। इसके बाद खेल बदल गया। अच्छा, कैसे? वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वो एक राजनैतिक शक्ति बन गए थे। यहीं से उनकी नीतियां भी बदलने लगी। ओके, तो पहली बड़ी नीति कौन सी थी? यहीं पर वॉरेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति, यानी रिंग फेंस पॉलिसी आती है। ये करीब 1765 से 1813 तक चली। घेरे की नीति मतलब? इसका मुख्य लक्ष्य था कंपनी के जो अपने इलाके थे उन्हें सुरक्षित रखना। कैसे? अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करके, उन्हें एक तरह का बफर जोन बनाकर। अच्छा, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की सरहदों की रक्षा करना। ये तो सुनने में ठीक लगता है। हाँ, पर इसमें एक पेच था। इन राज्यों को ब्रिटिश सेना की मदद तो मिलती थी, ठीक है, लेकिन इसका सारा खर्च वो उन्हें ही उठाना पड़ता था। तो और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सेनाओं को भी अंग्रेजों के हिसाब से उनके तालमेल में रखना होता था। तो ये तो सुरक्षा कम और नियंत्रण की तरफ पहला कदम ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल सही। एक तरह से सुरक्षा के बदले नियंत्रण। इससे ब्रिटिश इलाके तो महफूज हुए, उनका विस्तार भी हुआ, लेकिन कई राज्य वो बेचारे आर्थिक बोझ तले दब गए और आपस में तनाव भी बढ़ा। ब्रिटिश विरोधी भावना भी पनपी। समझ गए। तो ये घेरा बनाना काफी नहीं था अंग्रेजों के लिए, उन्हें और सीधा नियंत्रण चाहिए था। हाँ, शायद उन्हें लगा कि ये काफी नहीं है। तो इसके बाद आई अधीनस्थ अलगाव की नीति, लगभग 1813 से 1857 तक, और इसमें सबसे प्रमुख थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, यानी सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि, वेलेस्ली। स्रोत बताते हैं कि इसे नेपोलियन के खतरे से निपटने का तरीका माना गया। जी, ये भी एक कारण बताया जाता है। वेलेस्ली इसे बहुत तेजी से लागू करना चाहता था। तो ये सहायक संधि में ऐसा क्या खास था? ये घेरे की नीति से कितनी अलग थी? ये कहीं ज्यादा कठोर थी, बहुत सख्त शर्तें थीं। जैसे? देखिए, जिन राज्यों ने इसे स्वीकार किया उन्हें अपनी स्वतंत्र सेना भंग करनी पड़ती थी। सोचिए, पूरी सेना भंग? हाँ, और उसकी जगह ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, जिसका खर्च भी उन्हें ही उठाना पड़ता था। बिल्कुल, या तो नकद पैसे दें या फिर अपना कोई इलाका कंपनी को सौंप दें। अरे बाप रे! और क्या शर्तें थीं? उनके जो विदेशी संबंध थे वो पूरी तरह कंपनी के कंट्रोल में आ जाते थे। वो किसी दूसरे यूरोपीय देश या राज्य से बिना कंपनी से पूछे कोई संबंध नहीं रख सकते थे। किसी यूरोपीय को नौकरी पर नहीं रख सकते थे। अच्छा। और अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी, रेजिडेंट, को रखना अनिवार्य था। मतलब एक तरह से जासूस कह सकते हैं। कंपनी वादा करती थी कि वो अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी और बाहरी दुश्मनों से राज्य की रक्षा करेगी, लेकिन असलियत में तो स्वतंत्रता ही खत्म हो गई। किन बड़े राज्यों ने इसे माना? हैदराबाद सबसे पहला था 1798 में। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, कई राज्य इसके जाल में फंस गए। सब मान गए लगभग। हाँ, इंदौर के होलकर थे, उन्होंने इसे आखिर तक स्वीकार नहीं किया। तो कंपनी के लिए तो ये बहुत फायदेमंद रहा होगा। जाहिर है, बहुत फायदेमंद। बिना लड़े ही राजनीतिक दबदबा बढ़ गया, सैन्य वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसका खर्च भी दूसरे उठा रहे थे, और भारी आर्थिक लाभ भी मिला। लेकिन राज्यों के लिए तो ये विनाशकारी था।
उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता सब खत्म। आर्थिक शोषण हुआ और जब सेना भंग हुई तो हजारों सैनिक बेरोजगार हो गए। तो पहले घेरा बनाया, फिर सहायक संधियों से राज्यों को अंदर से कमजोर किया, और इसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी, उसका व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो बहुत ही विवादास्पद लगता है। हाँ, डलहौजी, उसने तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की रफ्तार बहुत तेज कर दी, और व्यापकता का सिद्धांत इसी का एक मुख्य हथियार था। क्या था ये सिद्धांत असल में? सिद्धांत ये था कि अगर कोई संरक्षित राज्य है, मतलब जो अंग्रेजों के प्रभाव में है, और उसका शासक बिना किसी स्वाभाविक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, हाँ। तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन भारत में तो गोद लेने की पुरानी परंपरा रही है, धार्मिक मान्यता भी है। बिल्कुल, लेकिन डलहौजी ने इस परंपरा को सीमित कर दिया, खासकर उन रियासतों के लिए जिन्हें अंग्रेजों ने खुद बनाया था या फिर से स्थापित किया था। ये सिर्फ उत्तराधिकार का मसला नहीं था, ये एक बहाना था राज्य हड़पने का। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश नक्शे को तेजी से बढ़ाने का। सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर 1849, फिर झांसी 1854, नागपुर 1854, कई रियासतें इसी नीति के तहत मिला ली गईं। झांसी भी इसी वजह से? जी, और सिर्फ यही नहीं, डलहौजी ने अवध को उसे 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज में मिला लिया। कुशासन का आरोप लगाकर मतलब कोई भी बहाना? जी, इससे साम्राज्य तो बहुत फैल गया, लेकिन इसे बहुत ज्यादा अनैतिक माना गया। इसने भारतीय शासकों और आम जनता में भारी गुस्सा और असंतोष पैदा किया। तो क्या ये 1857 के विद्रोह का एक कारण बना? निश्चित रूप से। कई इतिहासकार मानते हैं कि डलहौजी की इन नीतियों ने, खासकर व्यापकता के सिद्धांत और अवध के विलय ने, 1857 के विद्रोह के लिए जमीन तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। और 1857 के बाद क्या हुआ? क्या इन नीतियों में कोई बड़ा बदलाव आया? हाँ, 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। कंपनी राज खत्म हो गया। अच्छा। और विलय की नीति, मतलब राज्यों को हड़पने की नीति, उसे आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया गया। अब एक नई नीति अपनाई गई, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। ये चली करीब 1858 से 1935 तक। इसमें क्या था? इसमें रियासतों को खत्म करने के बजाय उन्हें ब्रिटिश ताज के अधीन एक तरह से जूनियर पार्टनर बनाने पर जोर था। उन्हें अलगाव में रखने के बजाय ब्रिटिश सिस्टम के करीब लाने की कोशिश की गई। ओके, और इसके बाद? अंत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समान संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन का एक प्रस्ताव आया था। इसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों को एक फेडरल सिस्टम में बराबर का भागीदार बनाने की बात थी। हालांकि वो योजना कभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई और फिर आजादी और विभाजन का दौर आ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ब्रिटिश नीति धीरे धीरे विकसित हुई। शुरुआत में थोड़ी सावधानी, फिर घेरा बनाना, फिर सहायक संधियों से राज्यों को अंदर से खोखला करना, और फिर डलहौजी की सीधी विलय की नीति। बिल्कुल, ये रणनीतियों का एक जटिल जाल था और हर नीति का, हर कदम का एक ही मुख्य उद्देश्य था, भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना और उसका विस्तार करना। लेकिन इसके परिणाम बहुत दूर तक गए और अक्सर, जैसा आपने कहा, भारतीय राज्यों और लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुए। हाँ, ये सच है। तो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए आज का अंतिम विचार क्या छोड़ा जाए? शायद ये सोचने लायक है कि इन ऐतिहासिक नीतियों की जो विरासत है, खासकर सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत, जहां एक बाहरी शक्ति ने राज्यों की अंदरूनी स्वायत्तता, उनकी संप्रभुता, यहां तक कि उनके उत्तराधिकार के निजी नियमों में सीधा दखल दिया, उस अनुभव की जो यादें हैं वो आज भी, मतलब वर्तमान में भी, राष्ट्रों के बीच संबंधों, हस्तक्षेप और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर हमारे नजरिए को, हमारी सोच को किस तरह प्रभावित करती होंगी। ये एक अहम सवाल है